नमस्कार, मैं सिर्फ रितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हम आज अपने तीसरे विषय पर आ गए हैं। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने इसमें शुरू किया है, आपको सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हम करवा रहे हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 हम सभी कवर करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और इसके अंदर हम पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उन पर आपको जो है वो एक बेसिक जो है उसकी नॉलेज देंगे, और साथ ही में साथ हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर टॉपिक के डिस्कस करते जाएंगे। तो ये है हमारा प्रतिबद्ध प्रोग्राम, और इससे जितने भी स्टूडेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप लोग अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियोस के लिंक ज़रूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए। और साथ ही में जो बच्चे खुद तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसा हमारी कोशिश है और हमारे पूरे प्रयास हैं कि हम आपको भरसक तरीके से जो है वो मदद कर पाए। ठीक है जी। अब और हाँ, एक और बात, हमारा एक और प्रोग्राम है सर्वाधार, जिसमें हम करंट अफेयर्स जो है वो आपको जो है करा रहे हैं। वो ये दोनों ही प्रोग्राम हमारे सिविल स्टैप आईएएस यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहें, ताकि हम आपको जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहें और आपकी जो है तैयारी उसको एनरिच करें। ठीक है, चलिए। प्रतिबद्ध प्रोग्राम में आज हमारा तीसरा विषय है कल्चर से। देखो, जैसे कि जीएस 1 में कल्चर दिया गया है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, तो हम उसमें दो टॉपिक्स पूरे तरीके से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आर्किटेक्चर कवर कर लिया है और स्कल्पचर कवर कर लिया है। आज हम कवर कर रहे हैं पेंटिंग्स। ठीक है, तो पेंटिंग्स सबसे पहले शुरू करते हैं और पेंटिंग्स के प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स में पहली बात तो एक बात बता दूं कि पेंटिंग्स का जिक्र हमें लिटरेरी फॉर्म में या किताबों में कहीं एंशिएंट बुक्स में कहाँ मिलता है, तो कामसूत्र नाम की किताब है जिसे वात्स्यायन ने लिखा था 3rd सेंचुरी एडी में। और उसके अंदर उन्होंने षड अंग बताए हैं कि 6 अंग कौन से हैं पेंटिंग्स के। तो वो उन्होंने बताया कि जो आर्ट ऑफ पेंटिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, वो उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया पहली बात वैरायटी ऑफ फॉर्म। उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है रूप भेद, कि आप अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स को उनके रूप से उनमें भेद कर सकते हैं, उनके रूप से पहचान सकते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है। दूसरा, सदृश्यन। अब कोई भी सब्जेक्ट है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट है जो जिस पर जो मेन फोकस है उस पेंटिंग का, उसको जब बहुत अच्छे से उसकी क्वालिटीज को दिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट कहलाता है। कि मतलब मान लीजिए एक महिला का चित्र है और उसकी खूबसूरती को प्रकट किया गया है, तो वो क्या है? सदृश्यन है। ठीक है। मान लीजिए कोई और चीज है, मान लीजिए कि कोई बर्ड है, उसके कलरफुल विंग्स को जो है वो बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है, तो वो भी क्या है? सदृश्यन है, कि आप उसका पोर्ट्रेयल ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विद कलर्स। अब एक चीज है, आप अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके अलग अलग मूड और भाव जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हर रंग जो है वो अलग भाव को दर्शाता है, तो ये किया जा सकता है। ये भी एक अंग है पेंटिंग का। उसके अलावा वर्णिका भंग, मिक्सिंग ऑफ कलर्स। जब हम रंगों का मिश्रण करके नए कॉम्प्लेक्स कलर तैयार करते हैं तो वर्णिका भंग कहलाता है। उसके अलावा जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन, मान लीजिए एक पेंटिंग है जिसके अंदर दो, एक व्यक्ति और एक पीछे एक बिल्डिंग है, उसमें अगर हम देखते हैं कि मेन जो है फोकस वो व्यक्ति पर है और बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग भी है, तो उनके जो साइज का प्रोपोर्शन है वो कहलाएगा प्रमाणम। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज हमें सही में हमें ऐसे प्रस्तुत करनी है कि ये एक रियल चीज है जिसकी ये इमेज है, तो हमें उसके बैकग्राउंड के साथ उसका जो रेशियो है वो सही रखना होगा। अगर आप पीछे बिल्डिंग को छोटा बना देंगे और व्यक्ति को बड़ा बना देंगे, तो ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। या तो डिस्टेंस होना चाहिए तब ऐसा पॉसिबल है, वरना जो है वो सही मायने में आपको जो है वो रियल जो है वो पेंटिंग नहीं लगेगी। इसलिए प्रमाणम जो है वो क्या कहलाता है? प्रपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। नेक्स्ट, लवण्य आयोगम। लवण्य आयोगनम में है इमर्शन ऑफ इमोशंस। बेसिकली कोई भी जो पेंटिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस दर्शाए जाते हैं, कि आप दुखी हैं, आप खुश हैं।
वो सब दिखाया जाता है जब, तो उसे लवण्य आयोगनम कहा जाता है। तो पेंटिंग में ये 6 अंग हैं, षड अंग हैं, जो कहाँ दिए गए हैं, वात्सायन ने कामसूत्र में दिए हैं। अब उसके अलावा और किताबों में कहाँ कहाँ हमें रेफरेंस मिलता है पेंटिंग का, तो ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट किताबों में कई जगह रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अब एक चीज है, आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है ना, वो कथाओं में और फोकलोर में जो है बेसिकली जो टेक्सटाइल्स पे जो की जाती है, कपड़े पे जो की जाती है, उसे लेप्या चित्र कहते हैं। ठीक है, तो जो कपड़े के ऊपर जो है वो पेंटिंग रिप्रेजेंट की जाती है, उसे लेप्या चित्र कहते हैं। अब एक और चीज है, उसके अलावा विशाखा दत्त, विशाखा दत्त नाम के एक जो राइटर थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिखी। अब इसके अंदर भी उन्होंने पेंटिंग के बारे में काफी सारी चीजें जो हैं वो बताई हैं, और यानी पेंटिंग का जिक्र उनकी इस किताब में मिलता है। और उन्होंने ये भी बताया कि कितने टाइप की पेंटिंग्स हैं और कितने टाइप के पट्टे हैं जिनके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। पट्टे मतलब बैकग्राउंड है जिसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। अब मेनली इंडिया में एंशियंट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें आप देखें, एक तो म्यूरल पेंटिंग्स है, म्यूरल मतलब वॉल पेंटिंग जो दीवारों पे की जाती है। उसके अलावा मिनिएचर जो बहुत छोटी होती है साइज में, और तीसरी कपड़े पे की जाने वाली पेंटिंग्स। तो ये मेन टाइप्स हैं इंडियन पेंटिंग्स की। उसमें आप देखें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, देखें एग्जाम्पल है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं वो सबसे पहले भारत में जो जो पेंटिंग्स पाई गई हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड की हैं। जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर पेंटिंग्स हैं, मध्य प्रदेश से मिली हुई। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पुरानी पेंटिंग्स है। अब प्री हिस्ट्री, जब हमने ये शब्द बोला प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, तो प्री हिस्ट्री जान लो पहले क्या है। प्री हिस्ट्री जो टर्म है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है उस पीरियड के लिए जिस पीरियड के हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। हमारे पास कोई पेपर नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आइस एज, स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, वो सारा क्या आ गया आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। जब ब्रॉन्ज एज आया, सिंधु घाटी सभ्यता का समय भारत में, उसके बाद से ही सही मायने में आप ये कह लीजिए कि फिर जो है वो रिटन एविडेंसेस हमें मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग क्या है, एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ज्यादातर केव वॉल्स में बनाई जाती थी इस पीरियड में, जिसको हम कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस जो प्री हिस्ट्री में देखे, तो इसमें पेंटिंग्स और ड्राइंग्स यूज की जाती थी, और केव्स यानी गुफाओं को यूज किया जाता था कैनवस के तौर पे। गुफाओं की इनर वॉल्स पे, केव्स की इनर वॉल्स पे बनाई जाती थी ये पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से मिलती हैं ऑब्वियसली, और अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई थी। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में ना कॉमन सब्जेक्ट क्या होता है, इंसानों को दिखाया गया है, इंसानों को शिकार करते दिखाया गया है, इंसानों को दूसरे इंसानों के साथ मिलते दिखाया गया है, उसके अलावा जानवरों को हंट करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक डिजाइन और सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में कॉमन थीम्स हुआ करती थी। तो दीज वर द कॉमन थीम्स और कॉमन सब्जेक्ट्स इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। उसके अलावा हमें जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स मिलती है वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की मिलती हैं। ठीक है, और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में तो ये ह्यूमन लाइफस्टाइल उस समय का, उसके बारे में हमें जानकारी दे देती है, फूड हैबिट्स के बारे में, डेली एक्टिविटीज के बारे में, और थॉट प्रोसेसेस के बारे में। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है, मतलब उस समय के लोग क्या सोचते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या खाना खाते थे, डेली एक्टिविटी क्या करते थे, उसके बारे में हमें ये पेंटिंग्स जो है वो जानकारियां देती हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में अपर पैलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स है। ठीक है ना, और रॉक शेल्टर जहाँ जो है जो क्वार्टजाइट के बने हुए, उनके अंदर आपको केव्स के अंदर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखेंगी। मिनरल्स का इस समय पे यूज करते थे एज पिगमेंट। ऑक्रे या गेरू जो है उसे लाइम और वाटर के साथ मिक्स किया जाता था और मिनरल कलर बनाया जाता था। ठीक है, उसके अलावा कलर और सब्जेक्ट, कलर कौन से यूज करते थे, व्हाइट, डार्क रेड और ग्रीन, ये कलर यूज किए जाते थे। जैसे कोई बड़ा जानवर दिखाना, बाइसन, एलिफेंट, राइनो या टाइगर, तो उसके लिए या तो व्हाइट कलर यूज करेंगे, या डार्क रेड या फिर ग्रीन। रेड मेनली हंटर्स के लिए भी यूज होता था, ग्रीन डांसर्स के लिए यूज होता था। तो ये
कलर पैटर्न यूज किया जाता था किसके लिए, शायद उनके पास ज्यादा कलर्स नहीं थे इस समय तक, बहुत प्राइमरी कलर्स ही थे, तो ऐसे यूज करते थे वो कलर्स का अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। जो सबसे अच्छी और रिचेस्ट पेंटिंग्स हमें दिखती हैं तो वो विंध्या रेंज से मिली है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और कैमूरियन एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर हमें जो है वो पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक एज की कुछ जो है वो पेंटिंग्स भी मिली है। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश, इनको खोजा था एस वकांकर ने, और ये रॉक शेल्टर है विंध्या हिल्स में, यहाँ पर भी हमें कुछ जो है वो पेंटिंग्स मिली है। यहाँ की जो पेंटिंग है भीमबेटका की, वहाँ पे डेली लाइफ के सीन्स, सेक्रेड और रॉयल इमेजेस जो है वहाँ पर दिखाई गई है, वैरायटी ऑफ थीम्स वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो भीमबेटका केव्स से, तो जो अर्लीस्ट केव्स हैं। उसके अलावा मिजोलिथिक पीरियड आता है। मिजोलिथिक पीरियड में सबसे ज्यादा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इसी पीरियड की हमें मिलती है, मिजोलिथिक पीरियड की, ठीक है। मिजोलिथिक पीरियड में पेंटिंग छोटी हो गई साइज में, हंटिंग सीन्स ज्यादा दिखने लगे। हंटिंग सीन्स में ग्रुप हंटिंग करते हुए लोग दिखते थे, जिनके हाथ में बार्ब्ड स्पीयर्स, मतलब आप ये कह लीजिए ऐसे भाले जिनके ऊपर जो है वो कांटे लगे होते थे, ऐसे देखने को मिलते हैं। पॉइंटेड स्टिक्स, बोज, एरोज, आप सोच लो मेसोलिथिक एरा में हमने पढ़ा ही है कि बहुत छोटे पत्थरों को से उन्होंने नुकीले हथियार बना लिए थे, तो इसीलिए वो सब दिखने लगा हमें हंटिंग प्रोसेस में। यूज ऑफ ट्रैप एंड स्नेयर्स टू कैच एनिमल्स, ट्रैप और स्नेयर का इस्तेमाल किया जाता था जानवरों को पकड़ने के लिए। ये हंटिंग सीन्स में, पिक्चर्स पे, इमेजेस पे, यानी हमारी पेंटिंग्स में दिख रहा है। हंटिंग करते हुए बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे लोग, और ऑर्नामेंट्स ये भी पहने हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड में 3500 से 1000 बीसी के बीच में, अब ये जो है ना, ये चालकोलिथिक पीरियड जब कॉपर की डिस्कवरी हो चुकी थी और स्टोन भी जो है वो चलन में था, ये वो एज है जो स्टोन एज के बाद वाला एज है। इसमें पेंटिंग्स का नंबर बढ़ा, ठीक है, और ग्रीन और येलो कलर देखने को मिलने लगा ज्यादातर यूज में। बैटल डिपिक्ट की जाने लगी, ठीक है, तो बैटल सीन्स यहाँ पे डिपिक्ट किए जा रहे थे। जोगीमारा केव्स है रामगढ़ हिल्स, सरगुजा छत्तीसगढ़ में, वहां पे आपको ऐसा दिखता है, जिसकी डेट अराउंड 1000 बीसी है, ठीक है। और कॉमन मोटिव्स आप देखेंगे तो चालकोलिथिक सिरामिक्स और रॉक पेंटिंग्स में क्रॉस हेड स्क्वायर और लैटिसेस बने हुए दिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा यानी कि ये जो फूल पत्ती वाला डिजाइन है तो वो क्रॉस हेड स्क्वायर दिखते हैं या फिर लैटिसेस बने दिखते हैं। उसके अलावा पॉटरी और मेटल टूल्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। कलर कौन कौन से इस्तेमाल में लिए जाते थे, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, ये कलर यूज किए गए हैं, ठीक है। तो किस पीरियड में, चालकोलिथिक पीरियड में। यानी अब देखो यहाँ पे कलर्स पैलेट बढ़ गया है, कलर पैलेट बढ़ गया, ज्यादा कलर्स यूज किए जा रहे हैं। रेड हेमाटाइट से, आयरन ओर से निकाला जाता था, ठीक है। ग्रीन चालकेडोनी स्टोन से निकाला जाता था, चालसेडोनी स्टोन से। उसके अलावा व्हाइट लाइम स्टोन से निकाला जाता था, ठीक है। तो ये सब जो है ये कलर्स यूज किए जा रहे थे इस दौर में। ऑक्यूपेशन तकरीबन वैसे ही था लोगों का, जो ज्यादा बदला नहीं इस दौर में भी। ओल्डेस्ट पेंटिंग्स जो है ना वो ये कहते हैं कि 30,000 ईयर्स पुरानी आज भी जो है वो डीप केव लोकेशंस में हमें मिल जाती है। अब आ जाते हैं भीमबेटका केव्स पे। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स, भीमबेटका जो जगह है वो भोपाल मध्य प्रदेश के थोड़ा दक्षिण में पड़ती है। विंध्या रेंज है, माउंटेन रेंजेस है, वहां पर पड़ेगी ये। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स जो है, या भीमबेटका जो केव्स हैं 2003 से। और 500 से ज्यादा रॉक पेंटिंग यहाँ पर आपको मिलेंगी, 500 से ज्यादा रॉक पेंटिंग है भीमबेटका में। उसके अलावा 1 लाख बीसी से 1000 एडी के बीच में कहते हैं कि कोई जो शायद ये उम्मीद की जा रही है कि भीमबेटका की पेंटिंग्स हो सकती हैं। अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चालकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक और मेडिवल पीरियड, सब पीरियड की यहाँ से जो है वो पेंटिंग्स है। 500 पेंटिंग्स में से हर पीरियड की कुछ कुछ पेंटिंग्स वहां पर मौजूद हैं। थीम्स इसमें खाना बनाते हुए, लोग आम डे टू डे लाइफ में मिलते हुए, ये सब जो है वो मेन थीम्स हैं। उसके अलावा हंटिंग और वॉर सीन्स भी हैं जिसमें बोज और स्पीयर दिखाए गए हैं। उसके अलावा कम्युनिटी डांसिंग और चिल्ड्रन प्लेइंग, ये भी थीम्स वहां पर दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो इंसान को दिखाया गया हाथ पैर स्टिक के जैसे, ठीक है। तो इंसान के जो हाथ पैर हैं वो स्टिक के जैसे दिखाए गए हैं। एनिमल्स के भी डिपिक्शन किए गए हैं, जानवरों की भी बॉडीज बनाने की कोशिश की गई है। ज्योमेट्रिकल सिंबल और डिजाइन्स का यूज किया गया है।
थीम्स उसके अलावा डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, ये सब हमें दिखती हैं भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं म्यूरल पेंटिंग्स पे, दीवारों पे बनाई जाने वाली पेंटिंग्स स्पेशली। अब केव्स नहीं, अभी तक हमने केव पेंटिंग्स की बात की, तो अब म्यूरल पेंटिंग्स जो दीवारों पे बनाई जाने वाली, 2nd सेंचुरी बीसी से 8 से 10 सेंचुरी एडी के बीच में म्यूरल पेंटिंग्स हमें अलग अलग जगहों से मिलती है। जैसे अभी देखो कौन कौन सी जगह हो गई, अजंता केव्स है, लोकेशन इंपॉर्टेंट, बाग केव्स है, सतनिवासल केव्स है, अर्नामलई केव्स है, रावण छाया रॉक शेल्टर है, और कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा का। यहाँ सब जगहों से आपको म्यूरल यानी वॉल पेंटिंग्स जो है वो दिखेंगे। मेजर थीम्स, धर्म, जो पेंटिंग थी ना, पेंटिंग्स को दिखाने के पीछे का रीजन था धर्म को प्रमोट करना, तो पेंटिंग बनाई धार्मिक रीजन से जाती थी, तो इसीलिए बुद्धिज्म में बुद्धा की इमेजेस दिखाई गई हैं। जैन धर्म के प्रमोशन के लिए जैन तीर्थंकरों की इमेजेस और रिचुअल्स को करते हुए दिखाया गया है। हिंदुइज्म में हिंदू एपिक्स और से स्टोरीज और डाइटीज को डिपिक्ट किया गया है। आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें डिटेल्ड रिलीजियस डिपिक्शन किया जाता है, यूज ऑफ नेचुरल पिगमेंट होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल ट्रेडिशन और कल्चरल एक्सप्रेशन ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सब है आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अजंता पेंटिंग्स पर आते हैं अब हम, क्योंकि हमने ये देखा कि जो म्यूरल पेंटिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अजंता पेंटिंग्स। अजंता पेंटिंग्स देखो आप एक बार, ये पेंटिंग है जैसे, तो अजंता पेंटिंग म्यूरल पेंटिंग है दीवार पे बनाई जाने वाली। अजंता केव्स के अंदर जो है वो आज भी बची हुई म्यूरल्स हैं जो 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी के बीच में बनाई गई थी। पहले तो ये टाइम पीरियड नोट कर लो अजंता के पेंटिंग्स का। ठीक है, और दूसरा थीम क्या है, बुद्धिस्ट थीम, मतलब क्योंकि बुद्धिज्म जो है पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड था इस समय पर, तो प्राइमरली बुद्धा के जीवन की कहानियां और जातक कथाएं डिपिक्ट हैं इसमें अजंता केव्स के अंदर। ठीक है, और डेकोरेटिव मोटिव्स भी हैं, एक तो बुद्धिस्ट है थीम, और डेकोरेटिव सीलिंग्स, पिलर्स, इनके ऊपर इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाए गए हैं, तो वो बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस से बनाए गए हैं। जातक कथाएं, अब जातक कथाएं क्या है, जातक कथाएं बेसिकली बुद्धा के जन्म की स्टोरीज होती हैं। बुद्धा के जन्म की कहानियां जो हैं वो उनके प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज हैं वो सारी जो है वहां पर जातक कथाओं के जरिए दीवारों पर डिपिक्ट की गई हैं। तो ये अजंता केव्स में दिखता है हमें। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, केव नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी पेंटिंग्स मानी जाती हैं। इसके अंदर एक राजा जो है वो एक कुछ अटेंडेंट्स के साथ है, और एक पेड़ के पास जो है बैठा है विद फ्लैग्स, जहां पर आप ये कह लो कि कुछ समस्या है एक प्रिंस को लेकर, वो जो वहां पर जो है डिपिक्ट की गई है। एक बोधिसत्व पद्मपानी है की इमेज है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केव नंबर 1 में। ठीक है, ये एक मास्टरपीस है बोधिसत्व पद्मपानी। पहले तो मैं बोधिसत्व बता देता हूं। बोधिसत्व बुद्धिज्म में, महायाना बुद्धिज्म में आया एक कॉन्सेप्ट। पहली बात तो हिनायना या फिर थेरवाड़ा बुद्धिज्म के अंदर, हिनायना और थेरवाड़ा सेम ही है बुद्धिज्म का कल्ट। इसके अंदर ना तो मूर्ति पूजा होती है, ना ही कोई इमेज डिपिक्शन होती है। ये शुरू हुआ महायाना बुद्धिज्म में। महायाना बुद्धिज्म में जब डिपिक्ट किया जाने लगा बुद्धा को, तो बुद्धा के साथ साथ ऐसे भी प्रारूप दिखाए जाने लगे जो बुद्धा बनने के मार्ग पे हैं, या बोधिसत्व हासिल करने के मार्ग पे हैं, जिन्हें बोधिसत्व कहा जाएगा। ठीक है, तो जो बोधत्व हासिल करने के मार्ग पे हैं वो बोधिसत्व कहलाते हैं। तो उसमें से एक है पद्मपानी, जो केव नंबर 1 में दिखाए गए हैं, जो ये वाली इमेज है। ठीक है, जिनके हाथ में कमल है या फूल है। ये एक बहुत ही सुंदर मास्टरपीस है, और जितना बड़ा इंसान होता है उतनी ही लाइफ साइज दिए इमेज है, जिसके अंदर बोधिसत्व पद्मपानी के हाथ में एक कमल दिखाया गया है। ठीक है, फूल दिखाया गया। उसके अलावा केव नंबर 17 में एक और इंपॉर्टेंट इमेज है, वो है बुद्धा जब यशोधरा से मिलने पहुंचे थे, अपनी वाइफ से मिलने पहुंचे, तो वो वाली इमेज है। और उनका बेटा राहुल भी उनसे मिला उनके घर पे, तो ये वो इमेज दिखाई गई है। माया देवी, अब इसमें कहते हैं कि माया देवी गौतम बुद्धा की मदर हैं, उनको भी एक पेंटिंग में दिखाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो अजंता केव पेंटिंग्स में मौजूद है। उसके अलावा
केव नंबर 17 में आपको हिंदू देवता जैसे भगवान इंद्र जो कहीं क्लाउड्स के बीच में रहते हैं उनके बारे में दिखाया गया, और उनकी अप्सराएं सेलेस्टियल निम्फ्स जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखाई गई हैं केव नंबर 17 में। ठीक है, उसके अलावा जो दीवारों पर या ऊपर की सीलिंग पर डेकोरेशन है, एक जगह पर पिंक एलिफेंट बना हुआ है केव नंबर 17 में। ये देखो, ये पिंक एलिफेंट है जिसमें एक पिंक एलिफेंट को दिखाया गया है बड़ी आर्टिस्टिक डिटेलिंग के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं अजंता के बाद बाघ केव पेंटिंग्स पे। पहले तो बाघ केव्स मध्य प्रदेश में। अजंता केव नंबर 1 और 2 के जैसा ही स्टाइल है पेंटिंग्स का। यहां पर डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, टाइटर मॉडलिंग की गई है, मतलब जो इमेजेस हैं वो ज्यादा ब्रॉड नहीं है, टाइट बनाई गई हैं। स्ट्रॉन्ग आउटलाइंस दिखती हैं उसमें, स्ट्रॉन्ग आउटलाइंस दिखती हैं बड़ी क्लियर, और जो क्वालिटी है वो ज्यादा अर्दी और ह्यूमन क्वालिटी है अजंता के मुकाबले। अजंता में जैसी इमेज दिख रही है वो बिल्कुल लाइफ लाइक कम दिखती हैं, उसके मुकाबले बाघ पेंटिंग्स जो हैं उसमें ज्यादा बेहतर इमेजेस हैं जो बड़ी नेचुरल दिखती हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर की फीचर्स क्या है कि जो बॉडी के शेप्स हैं, कंटूर्स हैं, बड़े फर्मली ड्रॉ किए गए हैं। डार्क लाइंस जो लाइट रेड बैकग्राउंड पे बनाई गई हैं, डार्क लाइंस लाइट रेड बैकग्राउंड पे बनाई गई हैं। ठीक है, एक डेकोरेटिव वरांडा है, मतलब बेसिकली एक सीलिंग पर ऊपर एक इमेज है जिसको डेकोरेटिव फीचर्स रीजन से बनाया गया। इसमें एक लोटस पूल दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक पानी भरा हुआ है एक पॉन्ड में, और उसमें कमल ही कमल है मौजूद उस पूल के अंदर, और वहां पर बर्ड्स जो हैं काफी सारी है। साथ ही में एलिफेंट दिखाए गए हैं, बफेलोज दिखाए गए हैं, और एक यंग मैन दिखाया गया जो उस पानी में से, उस पॉन्ड से एक कमल का फूल तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब दिखाया गया है किसके अंदर, बाघ के पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, एलोरा केव पेंटिंग्स 8वीं से 10वीं शताब्दी एडी के बीच में। एलोरा केव्स, पहले तो ये बता दूं, सह्याद्री रेंज महाराष्ट्र में 100 किलोमीटर दूर है अजंता केव से। टोटल 34 केव्स हैं यहाँ पर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 17 ब्राह्मणिकल हैं, 12 बुद्धिस्ट है और 5 जैन केव्स हैं एलोरा केव्स। ठीक है, और ये केव्स 5th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में बनी थी। ठीक है, और विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो हैं शायद पेंटर्स ने इनको बनाया होगा, इस रीजन के पेंटर्स ने। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल है जो इसके अंदर ना, ये वैसे तो एक स्ट्रक्चर है जो फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथ है, इसके ऊपर सीलिंग्स पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है कैलाशनाथ टेम्पल में। ठीक है, तो एलोरा केव में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है केव नंबर 16 में कैलाशनाथ टेम्पल। यहाँ पर सीलिंग पर बहुत सारी पेंटिंग्स है, भगवान शिव को समर्पित पेंटिंग्स है, और कहते हैं उस मंदिर को बनाने वाले, कैलाशनाथ टेम्पल को बनाने वाले कृष्णा वन जो राजा थे, उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग्स बनवाई गई हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है केव नंबर 10, जहां पर जिसे विश्वकर्मा और कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये भगवान विश्वकर्मा, इनको माना जाता है कि ये क्या है कि जिन्होंने सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि रचने वाले माने जाते हैं, या उनको ये बोलते हैं मेन आर्किटेक्ट हैं वो। तो उनको दिखाया गया है केव नंबर 10 में, और बुद्धा को दिखाया गया है व्याख्यान मुद्रा में, जो बोधि ट्री के पीछे जो है वो बैठे हैं। ठीक है, उसके अलावा केव नंबर 14 में रावण की खाई दिखाई गई है। ठीक है, वो थीम दिखाई गई है। साथ ही में दशावतार टेम्पल जो है वो हिंदू टेम्पल, वो केव नंबर 15 में दिखाया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब इसके अंदर भी कुछ पेंटिंग्स मौजूद है दशावतार टेम्पल में। आगे बादामी के पेंटिंग्स है। बादामी, देखो एक बात बता दूं आपको, चालुक्यास जो 545 से लेकर 755 के बीच में दक्कन के रीजन में राज करते थे, जिनकी कैपिटल बादामी या वातापी थी, ये जो है इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। पहले कुछ मिलती हैं 543 से 598 के बीच के पीरियड की। तो इसके अंदर ना, ये जो बादामी के पेंटिंग है, इसके अंदर डिटेल में केव की ब्यूटी को दर्शाया गया है, और एक इमेज है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, वो वहां पे। कुछ और की पेंटिंग्स में, जैसे पुलकेशिन वन का जो बेटा था कीर्तिवर्मन, उन्हें अपनी वाइफ के साथ और अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं
उनके अंडर काम करने वाले, उनके साथ बैठे हुए एक नृत्य को देखते हुए दिखाया गया है एक पैलेस के अंदर। उसके अलावा अजंता पेंटिंग से बादामी की केव पेंटिंग्स बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो अजंता पेंटिंग से बादामी की केव पेंटिंग्स बहुत सिमिलर है। आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनमें देखें तो इसके अंदर सिनुअसली ड्रॉन लाइंस दिखेंगी, फ्लूइड फॉर्म्स दिखेंगे, कॉम्पैक्ट कॉम्पोजिशन दिखेगी, एग्जाम्पलीफाई। अब इसके अंदर ना प्रोफिशिएंसी दिखती है, मतलब कि बड़े बड़ी बारीकी से बनाई गई है, आर्टिस्टिक मेच्योरिटी भी दिखती है इसमें। तो ये सब इसकी खास चीजें किसमें, आपकी बादामी केव पेंटिंग्स में। अब अजंता के साथ जो कंपैरिजन करें तो बाग बादामी और अजंता की जो पेंटिंग्स है, बाग केव्स मध्य प्रदेश, बादामी केव्स जो है वो कर्नाटका में हो गई, अजंता केव्स महाराष्ट्र में हो गई। इन सब में ना क्लासिकल ट्रेडिशन नॉर्दर्न और डेक्कन इंडिया का दिखता है। उत्तर भारतीय और दक्षिण का जो है जो क्लासिकल ट्रेडिशन इन तीनों ही केव्स में दिखाई पड़ता है, ये इनमें कॉमन चीज है। डिफरेंसेस, बाग केव्स में स्ट्रॉन्गर आउटलाइंस हैं, ठीक है, और बिल्कुल अर्दली क्वालिटी है, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल नेचुरलिस्टिक जो है वो बिल्कुल जो है उसके अंदर जो है फीचर्स दिखाए गए हैं। बादामी केव्स में सेंसिटिव जो है वो ज्यादा इमेजेस हैं और सॉफ्टर एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सतनिवासल पेंटिंग्स, तमिलनाडु में है ये, ठीक है। अब म्यूरल पेंटिंग्स में ये जो सतनिवासल पेंटिंग्स है इसके अंदर अजंता वाला ही कुछ स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, क्लासिकल नॉर्म्स वैसे ही हैं। जैन सिंबलिज्म और थीम्स दिखाई देंगे सतनिवासल पेंटिंग्स में, मतलब जैन थीम्स ज्यादा हैं। और तो बेसिकली ये दिखाते हैं कि कैसे जो क्लासिकल स्टाइल जो है वो साउथ इंडिया तक पहुंचा। ऑल्दो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, लेकिन बट ये यहाँ पर जैन केव्स में दिखाई देता है सतनिवासल में। केव नंबर 32 है, यहाँ पे इंद्र सभा है, एक जैन पेंटिंग वो दिखाई देती है। साथ ही कई सारी जो है वो वॉल पेंटिंग और भी हैं केव नंबर 32 में जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उसके अलावा केव नंबर 33 में जगन्नाथ सभा दिखाई गई है, ठीक है। तो ये सब जैन केव्स हैं जो सतनिवासल केव्स का हिस्सा है। नेक्स्ट, अब पल्लवा। अगर चालुक्य, बादामी के चालुक्य अगर मेनली कर्नाटका और महाराष्ट्र के रीजन में राज करते थे, दक्षिण रीजन में, उनके पड़ोसी थे तोंडई मंडलम रीजन में पल्लवास। पल्लवा, अब आप ये कह सकते हैं साउथ में चालुक्य के सक्सेसर, या आप ये कह लीजिए तो महेंद्र वर्मन वन जो राजा थे पल्लवाओं के, जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिए थे विचित्र चित्र, चित्रकापुली, ठीक है। चित्रकापुली का मतलब होता है टाइगर अमंग आर्टिस्ट। तो ये माना जाता है कि इन्होंने भी काफी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। और चैत्यकारी, चैत्यकारी होता है टेम्पल बनाने वाला, ठीक है। तो इन्होंने कई सारे टेम्पल पेंटिंग्स बनवाई। उसके अलावा इन्होंने पन्नमलई फिगर, जो एक बहुत कहते हैं कि ग्रेसफुल फीमेल डिविनिटी की एक इमेज है, एक महिला की इमेज है, बहुत ग्रेसफुल है, वो इन्होंने बनवाई महेंद्र वर्मन वन ने, पल्लवा राजा ने। और साथ ही इन्होंने बहुत सारे और भी जो है फ्रेगमेंट्स ऑफ पेंटिंग्स रिमेन जो है वो कहते हैं कि इनके द्वारा बनवाए गए हैं। अब उसके अलावा आगे के जो पल्लवा रूलर रहे, जिसमें एक राजा आए राजसिम्हा, ठीक है, इन्होंने कांचीपुरम में कुछ जो है वो पेंटिंग्स बनाई। कांचीपुरम में आपको बता देता हूं, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का, इसे पल्लवाओं के राजा राजसिम्हा ने बनवाया था। बाद में चल के चालुक्याओं ने भी वैसा ही जो कांचीपुरम में जो मंदिर बना हुआ था वैसा अपने यहाँ पत्तरकल में बनवाया, विरूपक्ष मंदिर, ठीक है। तो ये कांचीपुरम जो शहर है इसको बसाने में पल्लवाओं का बहुत बड़ा हाथ है, या पल्लवाओं का ही बसाया हुआ था ये। और यहाँ पर जो इमेजेस हमें मिलती हैं या जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो राउंड इमेजेस हैं और लार्ज फेसेस दिखाए गए हैं। राउंड बड़े बड़े और फेसेस हैं और लार्ज फेसेस देखने को मिलते हैं। रिदमिक लाइंस देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स में। ऑर्नामेंटेशन ज्यादा दिखाई देती है। शायद पल्लवा जीवन शैली ऐसी थी जब कि वो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स वियर करते थे, इसीलिए ऑर्नामेंटेशन जो है वो ज्यादा दिखाई गई है, लोगों को ज्यादा जो है वो गहने पहने दिखाया गया। जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो एलोंगेटेड दिखाई गई है, मतलब अपर बॉडी इज वेरी लॉन्ग कंपेयर टू अर्लियर ट्रेडिशन। जो पहले जो पेंटिंग बनती थी उसमें बॉडी को इतना लंबा नहीं दिखाया जाता, खासतौर पे अपर बॉडी को, ठीक है। अब पांड्या राजाओं ने आगे चल के, पांड्या साउथ में जब बाद में
स्ट्रांग हुए पांड्या राजा। इनकी कुछ साइट्स है इंपॉर्टेंट, तिरुमलई केव्स और जैन केव्स और सतनवासल, ये पांड्याओं के द्वारा उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया गया। यहां से हमें क्या मिलता है, एक तो डांसिंग फिगर है सेलेस्टियल निम्फ, मतलब एक डांसिंग फिगर है एक अप्सरा की जो वरांडा के पिलर्स पे नृत्य करती हुई दिखाई देती है। और फर्मली ड्रॉन कंटूर्स, मतलब बॉडी के जो शेप है उसमें जो जो भी लाइंस हैं वो बड़ी फर्मली ड्रॉ की गई हैं वर्मिलियन रेड कलर से और लाइटर बैकग्राउंड के साथ। येलो बॉडी दिखाई गई है और सटल मॉडलिंग, मतलब रंगों का मिश्रण जो है वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। सपल लिम्स, एक्सप्रेसिव फेस और रिदमिक मूवमेंट। लिम्स ना ज्यादा बड़े, मतलब हाथ पैर ज्यादा ना बड़े ना छोटे, एक्सप्रेसिव फेस और रिदमिक मूवमेंट दिखाई पड़ती है। पांड्या जो भी बहुत रेयर हैं वैसे पांड्या पीरियड की जो पेंटिंग्स है, लेकिन जो भी है उसके अंदर ये सब फीचर्स है, सपल लिम्स, एक्सप्रेसिव फेसेस और रिदमिक मूवमेंट। ठीक है, अब चोला पीरियड, चोला पीरियड लोकेशन बृहदेश्वर टेम्पल है। अब ये जो ना चोला पीरियड में बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोला के द्वारा बनाया गया। राजा राज चोला बहुत फेमस राजा, आप ये कह लो कि एक अपनी पीक पर पहुंचाने वाले, मतलब चोला डायनेस्टी को अपनी पीक पर पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे राजा राज चोला। और राजा राज चोला ने जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया उसका नैरो पैसेज है ना जो जा रहा है कहाँ तक, मुख्य मूर्ति तक, जो जो भगवान शिव की जो मूर्ति है मेन श्राइन तक, उसकी दीवार पर अंदर की साइड पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिसके अंदर भगवान शिव से रिलेटेड नरेशंस हैं, जो उनकी कथनियां हैं वो अलग अलग जगह प्रदर्शित की गई हैं। भगवान शिव को कैलाश में बैठे दिखाया गया है, भगवान शिव को त्रिपुरा कंटक रूप में दिखाया गया है, भगवान शिव को नटराज रूप में नृत्य करते हुए दिखाया गया। एक ये इमेज और है जिसमें राजा राज और उनके मेंटोर कुरुवर को दिखाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोर्ट्रेट है चोला पीरियड की जिसमें राजा राज चोला और उनके मेंटोर कुरुवर को दिखाया गया, और कुछ और डांसिंग फिगर्स हैं। ये सब कहां पर है, ये हमें बृहदेश्वर मंदिर के जो मुख्य श्राइन है वहां पर जो नैरो पैसेज जा रहा है उसकी इनर वॉल्स पे दिखाई देती हैं ये पेंटिंग्स। इसके बाद विजयनगर और नायक पीरियड, मतलब विजयनगर 1336 से उभरा एक साम्राज्य जिसको हरिहर और बुक्का ने बसाया था। उन्होंने भी कुछ म्यूरल पेंटिंग बनवाई जो हमें मिलती हैं कहां से, तिरुपारकुंड्रम से 14th सेंचुरी की ये इमेजेस हैं। त्रिचिपल्ली नाम के जो शहर है उसके बहुत नजदीक हैं ये, साथ ही में अर्ली विजयनगर स्टाइल डिपिक्ट करती हैं ये पेंटिंग्स। इसके अंदर विजयनगर स्टाइल है हम्पी का, तो बेसिकली तो हम्पी का जो विजयनगर स्टाइल है वो यहाँ पर आपको दिखेगा इस जगह से जिसको हम कहते हैं तिरुपराकुर्नम, और ये तिरुचिपल्ली के नजदीक है। ठीक है, उसके अलावा विरूपक्ष मंदिर जो है वहां पर भी आपको बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो दिखेंगी। नैरेटिव इवेंट्स हैं जो खास तौर पे विजयनगर की जो डायनेस्टी है उसके समय में हुए इवेंट्स को दर्शाता है। साथ ही में रामायण और महाभारत के एपिसोड्स को भी डिपिक्ट किया गया है। नोटेबल पैनल है जिसमें विद्यारण्य जी जो हैं वो उनको एक पालकी पर बिठा के ले जाया जा रहा है। अब विद्यारण्य जी कौन है, कहते हैं कि ये विद्यारण्य जी ये विजयनगर के राजा के गुरु थे और हरिहर और बुक्का के, तो उनको एक पालकी में बैठ के ले जाते हुए एक सीन डिपिक्ट किया जा रहा है, तो वो है यहाँ पर दिखाया जाता। ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है जो हमें विजयनगर पीरियड की मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को भी दिखाया गया, इनकारनेशंस को भी, तो ये भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा लेपाक्षी, लेपाक्षी और एक और प्लेस है जो हिंदूपुर आंध्र प्रदेश में है। यहां पर हमें शिव मंदिर की वॉल्स पर पेंटिंग दिखाई पड़ती हैं। फेसेस जो हैं वो प्रोफाइल फेस है, मतलब एक तरफ से सिर्फ फेसेस दिखाए गए, पूरे फेसेस नहीं दिखाए गए, और मतलब साइड फेस, ठीक है आप ये कह सकते हो। 2 डायमेंशन फिगर दिखती हैं वो, आप अब ये समझो कि 3 डायमेंशनल इमेजेस नहीं दिखती, वो 2 डायमेंशनल इमेजेस दिखती हैं जो बनाई गई हैं। फ्लूइड लाइंस है और रेक्टिलिनियर कंपोजिशन है उनमें। ठीक है, फेसेस प्रोफाइल मतलब एक साइड से दिखाए गए हैं, 2 डायमेंशनल फिगर हैं, और फ्लूइड लाइंस दिखाई गई हैं रेक्टिलिनियर कंपार्टमेंट्स। अब आ जाते हैं आखिरी फेज म्यूरल पेंटिंग्स का,
म्यूरल पेंटिंग्स में जो नायक पीरियड है, विजयनगर से आगे जो उनके अंडर काम करने वाले नायक्स और पॉलीगल्स थे, उनमें नायकों के द्वारा जो है कुछ पेंटिंग्स बनवाई गई जो उनके अंडर काम करते थे, जैसे थिरुनापक्कुरम, श्रीरंगम और थिरुवरूर, ये जो नाम की जो जगहें हैं, यहाँ पर 17th और 18th सेंचुरी की हमें जो है वो पेंटिंग्स मिलती है जो नायकों के द्वारा बनाई गई थी। नायक बेसिकली दे यूज्ड टू वर्क फॉर विजयनगर, बट व्हेन विजयनगर डिक्लाइंड दे बिकेम इंडिपेंडेंट। और बाद में जो अंग्रेज हैं उन्होंने भी नायकों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादातर जो नायक थे जो विजयनगर के समय से उनके अंडर काम करते थे, उन्होंने आसानी से अंग्रेजों के साथ हाथ नहीं मिलाया। तब उस समय क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जब नायकों ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया था तो प्रॉब्लम ये थी कि नायक बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे नॉर्थ इंडिया में मुगल एरा में जमींदार। तो नायक जब ठीक से उनके लिए टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे थे या उनके साथ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो ब्रिटिश टर्म्स थी उन पर, तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, साउथ इंडिया में टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली अपने हाथ में लिया और रियोतवारी सिस्टम वहां पे शुरू किया था। ठीक है, तो ये वही नायक है और इन्होंने जो है वो काफी, क्योंकि नायक्स को ना विजयनगर के पीरियड से बहुत सारी ऑटोनॉमी थी, वो अपने लॉज खुद बनाते थे, अपने यहाँ टैक्स कलेक्शन खुद करते थे, अपने यहाँ सारा सिस्टम वो खुद मैनेज करते थे, तो विजयनगर की तरफ से उन्हें बहुत सारी आज़ादी थी। दैट्स वाई उनका एक इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल बना, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे पेंटिंग्स हो, वो सब में हमें देखने को मिलता है, खास तौर पे मॉडर्न एरा 17th-18th सेंचुरी में। महाभारत और रामायण के सीन जैसे विजयनगर के पीरियड में भी हमें दिखते थे ना, ऐसे ही नायक पीरियड में भी दिखने लगे, लेकिन कृष्ण लीला के सीन भी जो है वो नायक पीरियड में बहुत ज्यादा दिखने लगे और वर्धमान महावीरा की पेंटिंग्स भी नायक पीरियड की हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा चिदम्बरम नाम की जगह से यहाँ से कुछ पेंटिंग्स आपको मिलती है जिसमें पैनल्स हैं जिसमें भगवान शिव और विष्णु की स्टोरीज नरेट की जा रही हैं। ये वाला एक तस्वीर आप देखो जिसमें शिव एज भिक्षतना मूर्ति दिखाया गया है और भगवान विष्णु को मोहिनी रूप में, जो मोहिनी अवतार जब भगवान विष्णु ने लिया था, जब राक्षस जब उन्होंने समुद्र मंथन किया और राक्षसों को जब अमृत से दूर करना था, तब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था। ठीक है, तो ये दोनों इमेजेस जो हैं वो चिदम्बरम में हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, इसको आप एक्सटेंशन ऑफ विजयनगर स्टाइल कह सकते हैं और रीजनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर नटराज यानी भगवान शिव की नटराज मूर्ति भी है जो हमें मिलती है थिरुवल्लनाजुली से। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज केरला म्यूरल्स। अब म्यूरल पेंटिंग में सबसे जो आखिर है वो है केरला म्यूरल्स। 16वीं से 18वीं शताब्दी में ये केरला म्यूरल्स बनाई गई। ये देखो, ये केरला म्यूरल्स का एग्जांपल है और इसमें जो लैंग्वेज है और टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो इसमें बताने का तरीका है। इसमें नायक स्कूल और विजयनगर स्कूल के एलिमेंट्स दिखेंगे आपको। नायक ऑल दो विजयनगर से ही जो है वो निकला हुआ एक ऑफशूट है, तो नायक और विजयनगर इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा स्टाइल में और तरीके में, जिस तरीके से उन्होंने बनाते थे अपनी पेंटिंग्स। इंस्पिरेशन इसमें कथकली के सीन्स दिखाई जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक रिचुअल है फ्लोर पेंटिंग्स का, कलम इजुटू, ये इसके भी इन्फ्लुएंस जो है इस वॉल पेंटिंग में हमें दिखते हैं। मतलब जैसी जमीन पे बनती थी ना पेंटिंग्स, फ्लोर पेंटिंग्स, वैसी उन्होंने दीवार पे भी बनाई है। ठीक है, वाइब्रेंट और ल्यूमिनस कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। थीम्स इसके अंदर स्टोरीज ओरल ट्रेडिशन से ली गई हैं और रामायण और महाभारत के जो साउथ में चलने वाले लोकल वर्जन है उनको वहां पे उन्होंने जो है वो दीवार पर पेंटिंग्स के रूप में, वॉल पेंटिंग्स के रूप में डिपिक्ट किया है। और साथ ही में नोटेबल एग्जांपल्स है पुनदिरू कपुरम कृष्ण टेम्पल, वहां पर आपको ऐसी पेंटिंग्स मिलेंगी। उसके अलावा पनायनारकवु और थिरुकोटी दिथनम, उसके अलावा त्रिपरयार श्री राम टेम्पल और थ्रिसूर वड्डकुनाथन टेम्पल, इन सब जगहों पर आपको जो है मेच्योर फेज में मिली ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो इन सारी लोकेशन से मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा खत्म हुआ पेंटिंग्स का पार्ट 1 और अगले लेक्चर में हम इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स के बाद फिर हम मुगल पेंटिंग्स और फिर मॉडर्न पीरियड की जो पेंटिंग्स है उन पर जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं
पेंटिंग्स जो टॉपिक है वो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, जिससे आप इस पूरे लेक्चर को बिल्ड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और साथ ही में हम इसके नोट्स भी आपको जो है वो डाल देंगे। आप नीचे जो एक लिंक दिया होगा वहाँ पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया होगा, जहाँ से भी आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लगातार जो है वो नोट्स अपलोड करते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस पूरे जो हमारी सीरीज़ है, जो हमारी प्रतिबद्ध सीरीज़ है, इसको फॉलो करें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहने वाले हैं, और ये जो क्लासेस हैं ये आपको बहुत मदद करेंगी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।